हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ट्रांसफार्मर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो टेक्निकल एग्ज़ाम हो और चाहे आपका इलेक्ट्रीशियन हो। ठीक है, वहाँ पे हर एक जगह पे आपसे ट्रांसफार्मर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि सबसे पहले जो वीडियो अभी देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करो आप और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। ठीक है, क्योंकि आप वीडियो को जब लाइक करते हो तभी समझ में आता है कि आप वीडियो देख रहे हो और आपको वीडियो समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है आप डिसलाइक कर सकते हो, लेकिन लाइक या डिसलाइक का ऑप्शन आपके लिए इसीलिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पहला आपका दिया हुआ है अन्योन्य प्रेरण, बी आपका दिया है स्वप्रेरण, तीसरा आपका दिया हुआ है ओम के नियम और डी आपका दिया हुआ है फ्लेमिंग के नियम। तो इसका आंसर तो सबको पता होगा कि ट्रांसफार्मर जो है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। इसको हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है, CTANCE। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इसके अलावा आपको स्वप्रेरण पता होना चाहिए, स्वप्रेरण क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस, ओम का नियम क्या होता है ये बनना चाहिए और फ्लेमिंग के नियम बनने चाहिए। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपके एग्ज़ाम में कंफर्म क्वेश्चन आते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है, दाएं हाथ का नियम क्या होता है, अंगूठा किसको इंगित करता है, उंगलियां किसको इंगित करती हैं, ये सारी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। तो चलते हैं अब हम अपने क्वेश्चन नंबर दूसरे पे कि ट्रांसफार्मर में जिस वाइंडिंग को इनपुट स्रोत से संयोजित किया जाता है वह क्या कहलाती है? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। प्राइमरी वाइंडिंग कहलाती है कि सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाती है कि फील्ड वाइंडिंग कहलाती है? आप तीन ही में इसको ऑप्शन बताइए। ठीक है, तो आपका जो इनपुट स्रोत संयोजित होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं। और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होता है उसमें क्या होता है? आउटपुट संयोजित होता है या फिर लोड संयोजित होता है आपका। ठीक है, तो चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछता है। ट्रांसफार्मर कौन सी विद्युत धारा पर कार्य करता है? प्रत्यावर्ती धारा या दिष्ट धारा या दोनों या इनमें से कोई नहीं? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये टेक्निकल एग्जाम में हमेशा आता है। टेक्निकल आप कोई सा भी एग्ज़ाम दोगे, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करोगे तो ये क्वेश्चन आते हैं। पहली चीज़ तो इसका आंसर आपका होगा प्रत्यावर्ती धारा। लेकिन क्यों प्रत्यावर्ती धारा? ट्रांसफार्मर पे हम डीसी का यूज़ क्यों नहीं कर सकते हैं? इसका आपको अगर आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर में जो होता है एसी को हम करते हैं, क्योंकि एसी क्या होता है? इजी होता है, चीप कॉस्ट होता है, बहुत कॉस्टली नहीं होता है। लेकिन डीसी को अगर हम भेजना पड़ेगा तो ट्रांसफार्मर से तो हम भेज भी नहीं पाते हैं। ठीक है, उसके लिए रोटरी बूस्टर को यूज़ करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और रोटरी बूस्टर जो होता है आपका वो क्या होता है? कॉस्टली होता है, बहुत ज़्यादा महंगा होता है। चलते हैं अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होती है, कितनी होती है इफ़िशियंसी? तो ए आपका दिया हुआ है 70% से 78%, बी आपका दिया है 50%, सी आपका दिया है 50% से 80% और डी आपका दिया हुआ है 90% से 98%। तो ट्रांसफार्मर हमेशा हम आदर्श ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं और उसकी तो दक्षता होती है वो 90% से 98% होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, ट्रांसफार्मर की क्रोड बनी होती है। पहली चीज़ तो आपका आ जाएगा ट्रांसफार्मर की क्रोड कैसी होती है? तो लेमिनेटेड कोर होती है। और किसकी बनी होती है? लोहे की बनी होती है कि एल्युमिनियम की बनी होती है कि सिलिकॉन स्टील की बनी होती है कि चुंबक की बनी होती है? वीडियो आप थोड़ा 1 सेकंड के लिए रोक लिया करिए, 2 सेकंड के लिए, उसको आप आंसर अपने से सोचने के बाद ही वीडियो को आगे देखिए। तो ट्रांसफार्मर की जो क्रोड बनी होती है वो हमारी सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, जो ट्रांसफार्मर इनपुट वोल्टेज को घटाकर कम आउटपुट वोल्टेज प्रदान करता है वह किस प्रकार का ट्रांसफार्मर कहलाता है?
आपने हिंदी में तो पढ़ा होगा एक स्टेप अप होता है, सॉरी इंग्लिश में पढ़ा होगा आपने एक स्टेप अप होता है एक स्टेप डाउन होता है। लेकिन यहाँ पे आपको बताना है कि प्राइमरी में क्या बोल रहा है, इनपुट वोल्टेज को घटा रहा है और आउटपुट वोल्टेज क्या कर रहा है, घटा कर प्रदान कर रहा है। तो कौन सा कहलाएगा, उच्चायक कहलाएगा कि अपचायक कहलाएगा कि दोनों तो कभी होगा नहीं या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें एक आपका क्वेश्चन आता है ऑटो ट्रांसफार्मर का भी कि कौन सा ट्रांसफार्मर होता है जिसमें क्या होती है, एक ही वाइंडिंग होती है, जिसमें से हम प्राइमरी भी कर सकते हैं और सेकेंडरी भी कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्या होता है ये आपका अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर सॉरी इसका आंसर हो जाएगा आपका अपचायक। अच्छा, अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि स्टेप अप और स्टेप डाउन क्या होता है। ठीक है, तो स्टेप अप की बात करें तो ट्रांसफार्मर का मुख्यतः काम क्या होता है, ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है, बट इसका जो कार्य होता है वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने का काम करता है। तो अगर प्राइमरी में मान के चलिए मैं बोलता हूँ कि 11 kV वोल्टेज आ रहा है और उसको वो कन्वर्ट कर रहा है 440 वोल्ट में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, किस प्रकार का ये ट्रांसफार्मर है हमारा, स्टेप डाउन टाइप का है। ठीक है, और अगर इसका जस्ट आप उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा, स्टेप अप हो जाएगा। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा ट्रांसफार्मर का भाग नहीं है। पहला है आपका ब्रीदर, बिल्कुल है, ये एयर आपको देता है कंजर्वेटर को जब हीटिंग होती है। कंजर्वेटर, बिल्कुल कंजर्वेटर में ऑयल भरा होता है। आर्मेचर नहीं होगा और क्रोड तो ट्रांसफार्मर में होता ही है, लैमिनेटेड कोर जिस पे हम वाइंडिंग करते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है, वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में हम कहाँ पे करते हैं, तो कहाँ पे करते हैं, लैमिनेटेड कोर पे करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ट्रांसफार्मर की दक्षता का सूत्र क्या है। इफ़िशियंसी की बात कर रही है, तो इफ़िशियंसी हमेशा काहे से हम काउंट करते हैं, आउटपुट से काउंट करते हैं। दो बच्चे हैं, एक दिन रात पढ़ रहा है, एक कम पढ़ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, आउटपुट कौन सबसे ज़्यादा रिजल्ट आ रहा है, तो यहाँ पे हम देखेंगे आउटपुट अपॉन इनपुट इन मल्टीप्लाई 100। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, तो आउटपुट जो होता है, आउटपुट कितना है, इनपुट से तुलना करेंगे और रेशियो निकाल के हम क्या करेंगे, इसका 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, ट्रांसफार्मर में भंवर धारा हानि रोकने का उपाय है। ठीक है ना, ट्रांसफार्मर जो होता है, जो भंवर धारा हानि होती है, ठीक है ना, तो उसको रोका किस तरह से जाता है, लैमिनेटेड कोर से, बी लॉ कोर से, सी ऑटो वाइंडिंग से। तो ऑटो वाइंडिंग तो होगा नहीं, ये सभी भी नहीं होगा, क्योंकि जो हमारी भंवर धारा लॉसेस होती है उसको हम जो कोर को लैमिनेटेड करते हैं इसी वजह से, जो कि जिससे कि हमारी भंवर धारा लॉसेस वहाँ पे ना हो। चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये संयोजन का क्वेश्चन है। स्टार डेल्टा संयोजन क्या होता है, डेल्टा संयोजन क्या होता है, डेल्टा डेल्टा क्या होता है। ठीक है ना, इसमें समझ जाइए आप, अगर स्टार कहीं पे आ रहा है तो मतलब वहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट है, और अगर डेल्टा कहीं पे आ रहा है तो वहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट नहीं है। अगर हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं, ठीक है ना, अपने इलेक्ट्रिसिटी का हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो उसको हमेशा हम काहे में करते हैं, डेल्टा फॉर्म में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार न्यूट्रल पॉइंट की ज़रूरत नहीं है लिखा हुआ है, तो स्टार तो आपका होगा नहीं, ऑटो आपका होगा नहीं, प्राइमरी तो कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डेल्टा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलिका जेल कहाँ भरा होता है। सिलिका जेल से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, कहाँ भरा होता है, किस कलर का होता है, नमी सोखने के बाद कैसा हो जाता है, रीयूज़ हम कैसे करते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो सिलिका जेल की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि ब्रीदर में भरा होता है, कि कंजर्वेटर में होता है, कि कोर में होता है, कि आपका वाइंडिंग में होता है। तो इसका आपको आंसर पता होना चाहिए कि हमारा ब्रीदर में होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, ब्रीदर में। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज करने वाला, और अधिकतर लोग इसको नहीं भी जानते हैं। मैं बार बार ये बोलता हूँ कि एक वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर जिसमें सिंगल वाइंडिंग होती है वो ना तो स्टेप अप होता है ना स्टेप डाउन होता है,
हालांकि इसमें ऑटो ट्रांसफार्मर आपका आंसर होगा, इसमें स्टेप अप का भी गुण होता है और स्टेप डाउन का भी गुण होता है। स्टेप अप भी कर सकता है ये, स्टेप डाउन भी कर सकता है, इसलिए इसको ऑटो ट्रांसफार्मर कहते हैं और सिर्फ एक वाइंडिंग होती है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका ऑटो ट्रांसफार्मर। अगला क्वेश्चन है आपका, ट्रांसफार्मर की रेटिंग काहे से नापी जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, अधिकतर पूछा जाता है एग्जाम में आपको। तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग की बात करें हम तो KW, KVA, KA या फिर एक और कोई सा भी ऑप्शन होगा। तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग की बात करें हम तो किससे नापते हैं हम, KVA से नापते हैं। आपका आंसर हो जाएगा B। अगला है आपका ट्रांसफार्मर के फिजिकल कंडीशन के बारे में बात की गई अगले क्वेश्चन में कि ट्रांसफार्मर किस प्रकार की मशीन है। ये घूर्णन मशीन है कि चल मशीन है कि स्थैतिक मशीन है या ये सभी। तो ट्रांसफार्मर तो घूमता है नहीं, आर्मेचर तो लगा नहीं होता है कि घूर्णन होगा। ट्रांसफार्मर को कभी किसी ने चलते देखा नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका स्टैटिक डिवाइस। हमेशा बोला जाता है ट्रांसफार्मर इज स्टैटिक डिवाइस विच ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर। मतलब प्राइमरी से सेकेंडरी पे क्या करती है, इसको कन्वर्ट करती है, भेजती है। अगला है आपका, क्रोड की संरचना के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक टाइप का होता है कि 2 टाइप का होता है कि 3 टाइप का होता है कि 4 टाइप का होता है, ठीक है ना। इसमें आपको पता होना चाहिए बैरी टाइप ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो क्रोड की संरचना की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, 3 प्रकार का हमारा ट्रांसफार्मर होता है क्रोड की संरचना के आधार पर। अगला क्वेश्चन है आपका, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में आउटपुट धारा। अच्छा, इसमें आंसर सब में दिख जाता है पर कोई दिक्कत नहीं है, आप कोशिश कीजिए कि आपसे ये सब बनता रहे। क्वेश्चन स्टार्ट कर दे आपका जब नज़र पड़े तो आपसे आंसर क्या हो जाए, बन जाए। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में आउटपुट क्या होती है। स्टेप अप की बात किया जा रहा है तो आउटपुट क्या होती है आपकी, स्टेप अप की बात की जा रही है। बढ़ती है कि घटती है कि बराबर होती है कि ये सभी, बताइए। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में आउटपुट धारा कैसे होती है, ठीक है। तो स्टेप अप की बात कर रहे हैं, मतलब 440 वोल्ट कन्वर्ट काहे पे होगा, आप स्टेप अप है तो स्टेप अप आप कुछ भी कर सकते हैं। 11 kV में आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो आउटपुट धारा क्या हो रही है आपकी, बढ़ रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए, बढ़ती है। यहाँ पे आंसर पे आप मत जाना क्योंकि आंसर आपका यहाँ पे घटती है, बाय मिस्टेक लिख गया होगा। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में आउटपुट धारा क्या होती है आपकी, बढ़ती है। और यहीं पे अगर स्टेप डाउन की बात होती है, स्टेप डाउन में आउटपुट धारा क्या होती है, तो स्टेप डाउन में आपकी आउटपुट धारा क्या हो जाती है, जस्ट अपोजिट कर दोगे तो क्या हो जाती है, घट जाती है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। ये भी संरचना पे आधारित है ट्रांसफार्मर के। यदि प्राइमरी वाइंडिंग में सेकेंडरी वाइंडिंग से अधिक लपेटें हों तो वह कौन सा ट्रांसफार्मर होगा। संरचना के आधार पर ट्रांसफार्मर को आपको बताना है जिससे हम ट्रांसफार्मर को पहचान भी पाते हैं। आपके पास अगर ट्रांसफार्मर है, आपको पहचानना है तो आप वाइंडिंग के आधार पर पहचान सकते हैं। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, प्राइमरी वाइंडिंग में क्या है, मान के चलिए ट्रांसफार्मर का कोर हो गया आपका। प्राइमरी वाइंडिंग में क्या है आपके, ज़्यादा लपेटे हैं, ठीक है ना। प्राइमरी वाइंडिंग में सेकेंडरी वाइंडिंग से अधिक लपेटे हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग में कम लपेटे हैं। तो कौन सा ट्रांसफार्मर, ये फिगर देख के आप बताइए कौन सा ट्रांसफार्मर होगा आपका। इधर ज़्यादा है और इधर कम, मतलब डाउन हो रहा है, मतलब ये कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। यहाँ पे देखिए क्या है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में बढ़ता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका रीज़न भी पता होना चाहिए आपको कि स्टेप अप हम क्यों करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका निकलता है स्टेप अप हम क्यों करते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन हो जाता है कि स्टेप अप में अगर हम स्टेप अप कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या बढ़ता है, वोल्टेज बढ़ता है कि धारा बढ़ती है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका देखिए, जैसे वोल्टेज हो गया, धारा हो गया, पावर हो गया और ये सभी। तो आपका ना तो धारा, ये कोई सा नहीं होगा। स्टेप अप में क्या बढ़ता है, वोल्टेज बढ़ता है। वोल्टेज बढ़ने से क्या होता है,
ठीक है ना। और अगर वहाँ पे मान के चलिए धारा बढ़ जाए आपकी, आप अगर स्टेप डाउन में ट्रांसमिशन कर रहे हो तो धारा बढ़ रही है आपकी, तो वहाँ पे क्या होगा, क्या इफेक्ट होगा आपका। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्टेप अप ही हम क्यों करते हैं, स्टेप डाउन क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, इसका अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स पे इसका रिप्लाई दीजिए, चूँकि 7 से 8 महीने आपको क्लास लेते हुए हो चुका है। ठीक है, इसको आप कमेंट बॉक्स पे इसको बताइए, फिर मैं अगली क्लास पे बताऊँगा। अगला है आपका कंजर्वेटर टैंक में क्या भरा होता है। तो कंजर्वेटर टैंक की बात करें तो सिलिका जल तो ब्रीदर में होता है, हवा वहाँ पे रहेगा नहीं चूँकि मॉइस्चर फ्री रहता है, पानी हम डालेंगे नहीं, तो वहाँ पे क्या होता है आपका तेल, जिसको हम क्या बोलते हैं मिनरल ऑयल। इसका काम क्या होता है, कूलिंग और इंसुलेशन का काम करता है मिनरल ऑयल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। ये मैंने जैसे बताया था कि आपका सिलिका जल के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि नमी सोखने के बाद सिलिका जल किस रंग का हो जाता है। ठीक है, इसके ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, पहला आपका दिया हुआ है गुलाबी, बी आपका नीला, सी आपका काला और डी आपका हरा। तो अगर हम सिलिका जल की बात करें तो नॉर्मली वाइट कलर का आपका रहता है और नमी सोखने के बाद वो क्या हो जाता है, नीले कलर का हो जाता है। इसको ट्रिक है याद करने की, ना से नमी और ना से ही क्या हो जाएगा आपका नीला। ठीक है, चलिए ठीक है, मुझे लगता है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मैं फिर से कहना चाहूँगा, वीडियो को आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और जहाँ पे मैंने बोला है उस पर आप कमेंट कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और वीडियो को आप पूरा देखा करिए। देखिए आधा वीडियो आप देखोगे, मुझे समझ में आया, मुझे पता चल जाता है कि आपने कितना वीडियो देखा है। तो हमारा भी क्या होगा, हम मेहनत करके आपको वीडियो दे रहे हैं तो हम भी ये फिर नहीं दे पाएंगे। ठीक है, जो कि आप जब पढ़ोगे नहीं तो वीडियो देने से मेरा क्या मतलब है। तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर कीजिए। ओके।